नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। जौनपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ और आपको बता दें कि जौनपुर पहुंच गए हैं। उपचुनाव को लेकर जनसभा को संबोधित करेंगे। सिकरारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में करेंगे जनसभा। अब से कुछ ही देर बाद जनसभा शुरू होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ जौनपुर पहुंच चुके हैं कार्यक्रम में और अब से कुछ ही देर बाद वहां पर संबोधन का कार्यक्रम रहेगा। तो मनोज सिंह बीजेपी के प्रत्याशी जौनपुर में है। उपचुनाव के दौरान 3 नवंबर को उपचुनाव होने हैं और ऐसे में उससे पहले समीकरणों को साधने की कोशिश सीएम की तरफ से लगातार है और यही वजह है कि आज जौनपुर में उपचुनाव के लिए जनसभा करेंगे। जनसभा के लिए जौनपुर पहुंच चुके हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और अब बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के लिए कुछ ही देर में समर्थन के लिए जनसभा शुरू करेंगे। तो जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ कई ऐसे मुद्दों को छेड़ेंगे जिससे जौनपुर के समीकरणों को साधा जा सके। उपचुनाव को लेकर जनसभा करेंगे संबोधित। तो सिकरारा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में। संवाददाता देवेंद्र खरे हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, सीएम पहुंच गए हैं जौनपुर, अभी क्या वहां पर तस्वीरें नजर आ रही हैं? देखिए, आपको कहना कि सिकरारा में चुनावी जनसभा को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संग उत्तर प्रदेश के बीजेपी के अध्यक्ष कपिल देव और गोरखपुर के सांसद रवि किशन मौजूद है और चुनावी सभा को संबोधित अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी करेंगे। अब से अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कपिल देव पहुंचे हैं। जी, कितनी देर में सीएम संबोधित करेंगे? ये पूरा कार्यक्रम इनका आधा घंटे का मुख्यमंत्री का है। आज अभी भी पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी सिकरारा में चुनावी जनसभा करने के लिए। अब से थोड़ी देर में यहाँ पर चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। ठीक है, आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपका रुख करेंगे। फिलहाल सिकरारा में चुनावी जनसभा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब से कुछ ही देर बाद ये जनसभा शुरू होगी। बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह के समर्थन में जनसभा करेंगे। खबर कानपुर से, जहां पर कैबिनेट मंत्री जयकुमार जैकी ने की जातिगत राजनीति। लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर की जातिगत राजनीति। सार्वजनिक मंच पर दिया आपत्तिजनक उदाहरण। कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त किया आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग। बर्रा के सचान चौराहे पर मनाया जा रहा था पटेल की जयंती का कार्यक्रम। लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति की तस्वीर सामने आई। कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बेहद भद्दे हैं। जयकुमार जैकी की तरफ से सार्वजनिक मंच पर आपत्तिजनक उदाहरण दिए गए और लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति की गई। बर्रा के सचान चौराहे पर यह पूरा संबोधन हुआ था। लेकिन जब उनकी बिटिया की शादी हुई तो उन्होंने वही रीति रिवाज से किया। तो कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बर्रा के सचान चौराहे पर मनाया जा रहा था पटेल की जयंती का कार्यक्रम। तो लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती का कार्यक्रम चल रहा था और उसी दौरान जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच से आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। बर्रा के सचान चौराहे पर यह पटेल की जयंती का कार्यक्रम बनाया जा रहा था। जयकुमार जैकी ने सार्वजनिक मंच पर ही आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। तो लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर जातिगत राजनीति का उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो कार्यक्रम में उदाहरण दे रहे थे और उदाहरण देते हुए उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था। वो शब्द ना तो संसदीय हैं और पूरी तरह से आपत्तिजनक हैं। तो कार्यक्रम में उदाहरण देते वक्त इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल हुआ। बर्रा के सचान चौराहे पर यह कार्यक्रम मनाया जा रहा था। संवाददाता कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुआ था वहां पर जब जयकुमार जैकी दे रहे थे अपना संबोधन पटेल जयंती पर? जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरा मामला जो है वो बर्रा थाना क्षेत्र के सचान चौराहे का है, जहां पर आज
सरदार पटेल जी की जयंती पर मंत्री जय कुमार सिंह जैकी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक अपनी पुराने मित्र की कहानी बताते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों की बात करें तो आपत्तिजनक जो ये शब्द थे, उसमें उन्होंने कहा कि मैं वो जिस भी शादी में जाते थे और वो माँ बहन कर देते थे। ऐसे में कहीं ना कहीं से जो एक मंत्री पद पर आसीन व्यक्ति इस तरीके की सार्वजनिक मंच से यदि भाषा का इस्तेमाल कर रहा है तो उनकी सोच का भी इससे पता चलता है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जब इनकी इस तरीके के बयान का ये सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया है, तो ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या प्रदेश सरकार अपने ही मंत्री के ऊपर कोई कार्रवाई करती है या नहीं। जी लेकिन साथ ही साथ देखा जाए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने पर कोई पछतावा बाद में उनके चेहरे पर नजर आया या वो अपने शब्दों पर अडिग रहे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरीके से मंत्री जो है वो क्योंकि कानपुर के ही रहने वाले हैं और जिस जगह पर वो बयान दे रहे थे वहां से ही उनका घर मुश्किल से 500 मीटर की दूरी पर था। तो वो अपनी कहानियां बता रहे थे कि वो यहीं पर रहते थे और यहीं पर लोगों के साथ मिलते थे। इस तरीके की कहानी बताते बताते वो ये बताने लगे कि एक उनके दोस्त थे जिनका अरविंद सचान नाम हुआ करता था, वो जिस भी शादी में जाते थे और वो वहां पर गाली गलौज किया करते थे। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि एक मंत्री के पद पर आसीन रहते हुए कई सारे लोग उनको अपना आइडल मानते होंगे और कई सारे लोग उनको सुनते होंगे और उनके विचारों को मानते होंगे, मगर जिस तरीके से उन्होंने ये मंच पर एक आपत्तिजनक बयान दिया है जो कि समाज की दृष्टिकोण से काफी गलत तरीके से इसको समझा जाएगा। वहीं जब उनसे इस बात पर बात करने का प्रयास किया गया तो मंत्री जी कुछ नहीं बोले और वहां से रफू चक्कर होगा। जी ठीक है, चलिए शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। लोग हैं कामने वाले। सरदार पटेल की विचारधारा को समझो। सरदार पटेल ही ने केवल नहीं कहा इस बात को कि मुझे मानो न मानो, मेरी विचारधारा को मानो। हर महापुरुष का यही रहा है। लेकिन हम सरदार पटेल की जयंती तो मनाते हैं और इसमें आए हुए लोगों में मैक्सिमम 60% पटेल बिरादरी के लोग होंगे। आज जितने लोग बैठे होंगे में 60% लोग होंगे। लेकिन उन्होंने 556 रियासतें एक किया, हम अपने परिवार को नहीं एक। लोग तो लौह पुरुष की सरदार पटेल की जयंती पर ये जय कुमार जैकी कर रहे थे संबोधन। पटेल जयंती पर यह कार्यक्रम था और इसी दौरान अपने उदाहरण में कुछ ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल इन्होंने किया जिन शब्दों को आपको बयां नहीं किया जा सकता। तो ऐसे शब्दों को बयां करने पर, ऐसे शब्दों को मंच से बोलने पर जय कुमार जैकी को कोई पछतावा नजर नहीं आया। तो वहीं बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राजधानी में लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन का दौर जारी है। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी यह प्रदर्शन किया। हाथ में पोस्टर लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सरकार पर प्रदर्शन के दौरान लगाए कई आरोप। तो आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया। तो आम आदमी पार्टी का कलेक्ट्रेट पर हंगामा रहा। राजधानी में लगातार आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन का दौर भी जारी रहा। तो सरकार पर प्रदर्शन के दौरान कई आरोप भी लगाए गए। बढ़ती महंगाई को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया। संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलेश, आम आदमी पार्टी ने आज महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया, कुछ क्या तस्वीरें रही? देखिए तो सर, बिल्कुल आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आम आदमी की सक्रियता से लगातार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शनों का दौर जारी है। आज की अगर हम बात करें तो कलेक्ट्रेट पर आम आदमी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान साफ तौर पर सरकार के ऊपर आरोप लगाए हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है, जिसकी वजह से लोगों को आलू 50 से 60 रुपए किलो खरीदनी पड़ रही है, प्याज रुपए करीब पहुंच जाता है, कहीं लहसुन महंगा हो जाता है। तमाम तरीके के आरोप आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के ऊपर लगाए हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में जब से संजय सिंह सक्रिय हुए हैं तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथ तमाम लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी उन मुद्दों को उठाती है जो आम जनता के मुद्दे होते हैं। उसी को लेकर आए दिन राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। आज के प्रदर्शन की अगर बात करें तो भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने ये प्रदर्शन किया था। हालांकि पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर इको गार्डन भेज दिया है और कार्यकर्ताओं का साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में भी लगातार वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर सड़क पर उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन करेंगे, फिर चाहे उनको जेल भेजा जाए या फिर उनके ऊपर FIR दर्ज हो।
तमाम कार्यकर्ताओं ने ये अपना विरोध आज दर्ज कराया है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत। यूपी सरकार की नई पहल घर घर पहुंचाएगी सस्ते दामों में आलू और प्याज। जनता के लिए फायदे और सुविधा की स्कीम है। बढ़ते दाम को लेकर यूपी सरकार की नई स्कीम। सस्ते दाम पर आलू प्याज उपलब्ध कराएगी सरकार। उद्यान भवन से मोबाइल वैन के जरिए ये बिक्री होगी। मोबाइल वैन से सस्ते आलू प्याज की होगी बिक्री। ग्राहकों को अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। योजना से कोविड-19 से भी बचेंगे लोग। तो घर घर पहुंचाएगी सस्ते दामों में आलू और प्याज। बढ़ते दाम को लेकर जनता के लिए फायदे और सुविधा की स्कीम रहेगी। राहुल श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, किस तरीके से घर घर पहुंचेगा आलू और प्याज, वो भी सस्ते दामों में? राहुल, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? राहुल, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी राहुल, कैसे घर घर सस्ते दामों में पहुंचेगा आलू और प्याज सरकार की योजना के जरिए, जरा बयां कीजिए। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से लगातार जो आलू प्याज की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं, ऐसे में ये जो गरीब तबका है और जो आम आदमी वर्ग है उससे दूर होता जा रहा है। तो ऐसे में सरकार ने कोशिश की है कि हर वर्ग के लोगों को आलू प्याज उपलब्ध हो सके। उसी को लेकर ये मोबाइल वैन को आज रवाना किया है, जो शहर के अलग अलग स्थानों पर लोगों को आलू प्याज उपलब्ध कराएगा। 38 रुपए किलो आलू उपलब्ध कराया जाएगा और प्याज की 2 वैरायटी है, उनको लोगों को उपलब्ध कराएगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को, जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, उनको राहत मिल सके, वो आलू प्याज का उपयोग कर सके। इसके लिए सरकार ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसके बाद लखनऊ के बाद अन्य शहरों में भी ये मोबाइल वैन भेजे जाएंगे और वहां भी लोगों को सस्ते दामों पर आलू प्याज और इसके साथ दाल वो उपलब्ध हो सकेगी। जी ठीक है, साथ ही साथ लेकिन देखा जाए जिस तरीके से अभी एक बड़े स्तर पर जरूरत है सस्ते प्याज, सस्ते आलू को, क्योंकि मार्केट में रेट बहुत हाई है, ऐसे में क्या कोई कैपिंग भी रखी गई है कि प्रति व्यक्ति इतना आलू या इतना प्याज बेचा जाएगा? देखिए, प्रति व्यक्ति 2 किलो प्याज और 2 किलो आलू के लिए बात कहा गया है, लेकिन जरूरत के हिसाब से भी इसको ध्यान में रखते लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा कि कितनी फैमिली है, उस हिसाब से उसको परिवार में जितने सदस्य हैं उसके अनुरूप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार की यही कोशिश है कि लोगों को उपलब्ध हो सके, क्योंकि लगातार जो आलू प्याज के हैं वो आसमान के दाम छू रहे हैं। इसको लेकर ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया और इसको लेकर आज मोबाइल जो वैन है जिसमें आलू प्याज उपलब्ध होगी वो शहर के अलग अलग स्थानों के लिए रवाना की गई है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। खबर बुलंदशहर से, जहां पर उपचुनाव के लिए वोट की अपील की गई। मशहूर कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने की वोट की अपील। रेमो डिसूजा ने अपील का वीडियो जारी किया है। 3 नवंबर को बुलंदशहर सदर सीट पर उपचुनाव होना है। अभिनेता जैकी श्रॉफ, गायक कैलाश खेर भी कर चुके हैं मतदान करने की अपील। तो बुलंदशहर सीट पर रेमो डिसूजा मशहूर कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने अपील की है कि सभी मतदान करें। 3 नवंबर को बुलंदशहर की सदर सीट पर मतदान होना है उपचुनाव के लिए। हेलो बुलंदशहर के वासियों, रेमो डिसूजा का आपको सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। 3 नवंबर 2020 को मतदान शुरू हो रहे हैं और आप सभी जानते हैं कि वोटिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, आप सभी को मालूम है। सो प्लीज़ 3 नवंबर को जाइए और वोट करिए, ये आपका अधिकार है। तो रेमो डिसूजा ने अपील कर ये वीडियो जारी किया है, जिसमें सभी से अपील की है कि 3 नवंबर को बुलंदशहर की सदर सीट पर जो उपचुनाव है उसमें मतदान जरूर करें, क्योंकि मतदान की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो काफी है। आपके पास एक सर्वोच्च जो अधिकार है वो मतदान का है, जिससे आप सरकार गिरा सकते हैं, सरकार बना सकते हैं, किसी की किस्मत का फैसला कर सकते हैं, जो अगले 5 साल आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये उपचुनाव है, तो ऐसे में उपचुनावों के दौरान आपका नेता कौन रहेगा, आप उसका भी आप चयन कर सकते हैं। तो वहीं मुरादाबाद में डबल मर्डर से सनसनी मची है। बाप और बेटी की चाकू से गूंथकर हत्या कर दी गई। परिवार में अकेले रहते थे बाप और बेटी। रात में सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस की टीम एसएसपी, एसपी सिटी और फोरेंसिक जांच में जुटी है। मुरादाबाद के थाना नागफनी इलाके का यह पूरा मामला है। तो रात में सोते समय वारदात को अंजाम दिया गया, जब बाप और बेटी दोनों की हत्या कर दी गई। चाकुओं से गूंथकर हत्या कर दी गई। बाप और बेटी इस घर में अकेले रहा करते थे और ऐसे में रात में सोते वक्त किसी ने हमला किया और चाकू से गूंथकर मार डाला। संवाददाता अंकित शर्मा मुरादाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित, इस पूरी वारदात को किसने अंजाम दिया? क्या कोई दुश्मनी थी? क्या कुछ हुआ था?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं पूरा मामला मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र का है, जहां पिता और पुत्री की दोनों की निर्मल हत्या कर दी गई। लेकिन अगर पुलिस की माने तो पुलिस का खास तौर पे कहना है कि चाकू से गोदकर हत्या की गई है, लेकिन अभी तथ्य सामने नहीं आए हैं कि हत्या कैसे हुई है, क्योंकि ये जहाँ पे इनका दोनों की लाशें पड़ी थी वो कमरा अंदर से भी बंद था। लेकिन अभी तथ्य तलछों में लगी हुई है पुलिस, उसके बाद कार्रवाई की बात कर रही है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा थे। अंदर देखा गया तो उसमें एक पुरुष हैं और एक महिला है जो उनकी बेटी हैं। संभवतः किराए पे कमरा था, बहुत छोटा सा एक कमरा जिसमें दोनों लोग साथ में रहते थे। और इसमें घटनास्थल का निरीक्षण से ये पूरी जानकारी मिली है कि इसमें चाकुओं से उनकी हत्या की गई है और पीएम के लिए बॉडी भेजी जा रही है। और कुछ तथ्य संज्ञान में आए, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन हम लोगों की चल रही है। जल्दी ही इस केस सर क्या लग रहा है, कब कितनी देर पहले का लग रहा है घटना? ये लग रहा है कि आज रात की घटना हो सकती है, क्योंकि अभी बिल्कुल सारी परिस्थितियां बता रही हैं कि पिछले 5-6 घंटे 8 घंटे पहले का मामला रहा होगा।